तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जैव प्रक्रम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको विषम पोषी पोषण पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी साइंस बुक का, जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। और अगर आप फ्री में क्विज इन्फॉर्मेशन या टीआरई 4 से लेके कोई भी चिंता आपके मन में है, उसके सवाल चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस और क्विज वगैरह भी फ्री में करवाई जाएंगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि भिन्न है। ध्यान से देखिए, चूंकि भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, कहने का मतलब है कि भोजन और उसका अंतग्रहण, जैसे हम कोई भोजन करते हैं, हम कैसे कहेंगे, आपको हम एक चिकन दे देंगे तो आप गोटा उसको नहीं निगल पाइएगा। लेकिन अगर यही चिकन आप मगरमच्छ को दे देंगे या शेर को दे देंगे तो क्या करेगा, गोटा चिकन ही निगल जाएगा। तो ये तरीका है कि हमारा भोजन और अंतग्रहण मतलब अंतर लेने का तरीका अलग अलग है। कोई कच्चा खाता है, कोई उसको पका के खा पाता है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। इसी के बिहाफ पे क्या होता है, जब अलग अलग जीव का अंतग्रहण करने का तरीका, सेलो करने का तरीका अलग अलग है, तो ऑटोमेटिक है कि उसके पचाने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा। बिल्कुल एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, पहले तो ये जान लीजिए, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका, वो जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। तो एक कोशिकीय जीव क्या करता है कि जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। उसका पूरा सतह मिलकर भोजन को अंदर लेता है, क्योंकि उसे पार्टिकुलर कार्य करने के लिए पार्टिकुलर अंग जो है नहीं होता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्य जीव जो है वह जटिलता की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे उसको मल्टी सेलुलर होता है ना, क्या होता है, उसके अलग अलग अंग डेवलप हो जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे बोलने के लिए आपको मुंह दिया जाता है, देखने के लिए आंख दिया, देखने का काम आंख करता है, हाथ पकड़ने का काम करता है। तो अलग अलग कार्य करने के लिए क्या है, आपके पास अलग अलग अंग मौजूद है। कह रहा है उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध के मदद से भोजन ग्रहण करता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये अमीबा वाला क्वेश्चन, जो है 6 to 8 मैथ साइंस टीआरई 2 में आ गया है। देखिए क्या ध्यान से क्या कह रहा है कि अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है। तो उंगली जैसी संरचना होती है, उससे वो भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। यह प्रवर्ध क्या करता है, भोजन के कणों को घेर लेते हैं, संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। और संगलित होकर क्या बना लेता है, खाद्य रिक्तिका बना लेता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अमीबा के अंदर खाद्य पदार्थों का जटिल से सरल में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, विघटन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, रिक्तिका में होता है, वैक्यूल जिसको कहते हैं। यार ध्यान रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। और वो कहाँ पे विकसित हो जाता है, कोशिका द्रव में विकसित हो जाता है। कोशिका द्रव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये जब हम 9th क्लास का आपको सेल पढ़ाएंगे ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ अपच पदार्थ क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह से उसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पीआरटी बेस में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है या कितने कोशिकाएं पैरामीशियम में पाए जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव है। किस प्रकार का जीव है, याद रखिएगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो आपको पैरामीशियम भी टिक लगा देना है अगर वहां रहा तो। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। इसका कोशिका का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसका आकार एक निश्चित होता है, कोशिका का निश्चित आकार होता है, और भोजन जो है विशिष्ट स्थान, एक विशिष्ट पार्टिकुलर स्थान बना हुआ है, वहीं
वहीं से ये भोजन को ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है, और वो जिस स्थान से भोजन ग्रहण करना है उस स्थान तक भोजन कैसे पहुंचता है, तो पक्षाभ तक, पक्षाभ की गति के कारण, गति के द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। और ये क्या, ये पक्षाभ जो है ये क्या होता है, कोशिका का पूरा सतह को घेरे हुए रहता है, ढके हुए रहता है। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, देखिए, आहार नाल मुख से गुदा, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आहार नाल कहां से कहां तक होती है, तो मुख से गुदा तक। याद रखिएगा कि आहार नाल का जैसे ही बात होगा तो मुख से गुदा तक की एक नली होती है, एक लंबी नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। चित्र 6.6 में इस लंबी नली को हम लोग देख सकते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रकार चर्चा करते हैं। एक बार जो हम भोजन आप ग्रहण कर लिए, शरीर के अंदर चला गया, तो किस पार्ट में क्या होता है, कह रहा है कि वो हम लोग किस में देखेंगे, 6.6 के चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र का बात हो रहा था, देखिए ये जो डायग्राम है ना, इसका बात हो रहा था कि पूरा मुख से गुदा तक, मुख से गुदा द्वार यहाँ पे है और यहाँ पे आपका मुख शुरू होता है, तो ये जो पूरा आ रहा है ना, ये पूरा जो आ रहा है, पूरा पूरा पूरा, इसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या कह रहा है, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। हम क्या करते हैं, तरह तरह के भोजन को खाते हैं, जिसे उसी भोजन नली से गुजरना होता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कभी पिज्जा खा लिए तो कभी चना भी खाते हैं, ठीक है, और कभी जूस पी लिए तो कभी कुछ कर लिए, तो हम तरह तरह का भोजन करते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं वो सारा कहाँ से गुजरता है, वो इसी आहार नाल होके गुजरता है। इसी ये जो आहार नाल आप देख रहे हैं ना, यही आहार नाल होके वो क्या कहता है, अंदर जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को क्या करता है, क्या करना होता है, एक प्रक्रम से गुजरना होता है, उसी प्रकार, जिससे वह उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। ठीक है, इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। भोजन को जो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना है वह प्रक्रिया हम किससे करते हैं, वह हम अपने दांतों से करते हैं। दांतों से चबा को क्या करते हैं, भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं, क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। देखिए आप जो भोजन खा रहे हैं, कभी कभी आप सुने होंगे कि सूखा रोटी खाए ना गला में लग गया, बहुत लोग बोलता है कि नहीं बोलता है, गला में लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो खाना खाते हैं ना, हमारा जो आहार नल, ये वाला पाइप का बात हो रहा है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस पाइप में अगर आप सूखा खाना देंगे ना तो हो सकता है वो फंस जाए और आपकी मृत्यु तक हो सकती है, इतना जानने पा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम दांतों से पचा के मुंह से लार लगा के आप खाना को देखिएगा, थोड़ा सा जेली जैसा हो जाता है, ताकि हमारा सॉफ्ट जो है आहार नाल से वो कहाँ चले जाए, पेट में चल जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जब कोई पदार्थ हम अपने पसंद का खाते हैं तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है। जैसे बहुत आदमी का क्या होता है, मटन फेवरेट होता है, किसी का लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप फेवरेट है, तो जैसे उसको देखेगा तो उसके मुंह में क्या आ जाता है, लार आने लगता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह वास्तव में जो मुंह में आपका पानी आ रहा है ना, वो जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लार कहते हैं। याद रखिएगा, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। जो भोजन हम खाते हैं ना, उसका दूसरा पहलू क्या कर रहा है, वो जटिल संरचना। सबसे बड़ा बात क्या कह रहा है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं खाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिए, तो वो जटिल होता है। पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर क्या कर पाएगा, उसको ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप खाना क्या खाए क्या नहीं खाए। तो ये कहता है जटिल उसका, यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। वही कह रहा है कि आप बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स खा लिए, हमारा शरीर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जब तक उसको तोड़ के हम छोटे छोटे कणों में नहीं कर
लेते हैं तब तक मेरा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जब तक हम लोग का शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में किसकी मदद से तोड़ा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जटिल अणुओं को सरल अणुओं में किसकी मदद से तोड़ा जाता है, तो एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है। बात याद रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, साइंस का बेड़ा पार हो जाएगा। लार में भी एक एंजाइम होता है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, लार एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा खंडित कर देता है। ये क्या करता है, मंड का जो जटिल अणु है ना उसको सरल शर्करा में खंडित कर देता है। आपको पूछा जाएगा कि मंड को शर्करा में किसकी मदद से तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सेलेब्री एमाइलेज या लार एमाइलेज। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। आप जो भोजन चबाते हैं देखे होंगे, कभी कभी बोलते हैं कि जीभ कट गया। क्या होता है, चबाने के दौरान जीभ जो है ना मूव करते रहता है और आपके भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में वो लार मिलाते रहता है। ठीक है, वो मांसल एरिया जो है वो अच्छी तरह से उसमें लार मिला देता है। इसके बाद भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, मिला देता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि आहार नली के हर भाग में, आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। आहार नाल के हर एक भाग में भोजन नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह क्रमानुकुंचन गति द्वारा, ये देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। यह क्रमानुकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। क्या होता है, भोजन जो आप खाते हैं ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल में किस मूवमेंट के थ्रू भोजन जो है आहार नाल से मुंह से पेट तक पहुंचता है। तो याद रखिएगा, हिंदी में आपको क्या याद रखना है, हिंदी में आपको क्रमानुकुंचन याद रखना है और इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको कहते हैं। मुख से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा लाया जाता है। मुख से अमाशय, मुंह से पेट तक भोजन किसके द्वारा लाया जाता है, भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा लाया जाता है। अमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन को आने पर फैल जाता है। अमाशय क्या होता है, जब आप देखिएगा जब भूखे रहेंगे तो पेट अंदर रहता है, जैसे भोजन जाता है नहीं बोलता पेट निकल गया मेरा, तो क्या होता है, खाना खाते खाते तो वही हो जाता है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं ना तो आपका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है, और जब भोजन नहीं करते हैं तो अंदर दबा हुआ रहता है, सुटका हुआ रहता है कि नहीं, तो ये कहता है फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होता है। हमारे पेट का जो अंदर का जो ये थैला है ना पेट, वो भोजन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत सारा रस, बहुत सारा एंजाइम्स भोजन में क्या होगा, मिलेगा, जो उसको किस में मदद करेगा, पचाने में मदद करेगा। एक बात याद रखिएगा, मिश्रित आवश्यक होती है, भोजन पाचक रसों में मिश्रित करना। यह पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों की मदद द्वारा संपन्न होते हैं। ये पाचन कार्य किसके होता है, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियां होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीआरटी लेवल में या कॉमन पेपर में आ जाएगा कि हमारे स्टमक में, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। एक प्रोटीन पाचक पेप्सिन, प्रोटीन को पचाने का कौन सा है, पेप्सिन है, प्रोटीन को पचाने का पेप्सिन, याद रखिएगा। श्लेष्मा का स्रावन करते हैं, क्या करते हैं, श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे पेट में अम्लीय माध्यम कौन तैयार करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करता है, याद रखिएगा, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है। और पेप्सिन किसके पाचक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन के पाचक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है, कह रहे पूछ रहा है कि आपके विचार में बताइए कि अम्ल और कौन सा कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में से श्लेष्मा
आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस निकलता है जो हमारे अंदर के पेट का जो अंदर का लेयर है ना, उसको एसिड से बचाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि HCl से बचाने के लिए हमारे शरीर में कौन सा ये रिलीज होता है, तो कौन सा रिलीज होता है, तो म्यूकस रिलीज होता है, याद रखिएगा। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते हुए सुना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग आप सुनते हैं कि नहीं, एसिडिटी हो गया, कंठ जल रहा है, गैस बन गया, तो वो सब किसका कारण है? क्या आप इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? कह रहा है कि क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है, आप बताइए। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अमाशय के बाद सबसे पहले आपको ये क्रम भी याद रखना है कि पहले मुख में जाएगा, फिर ओसियोफेगस की मदद से वो पेट में जाएगा, पेट के बाद अब भोजन कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत में। कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह एक अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए एक MCQ आपके सामने तैयार हो गया है कि आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो छोटी आंत का है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्षुद्रांत या छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होता है। कह रहा है कि आहार नाल कैसा होता है? ऐसे कुंडलित होता है, ऐसे 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 होता है, इसीलिए ये छोटा दिखाई देता है लेकिन होता बहुत लंबा है। आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? यही होगा, छोटी आंत होगा, ये बात याद रखिएगा। विभिन्न जंतुओं के क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। याद रखिएगा कि क्षुद्रांत की लंबाई जो है वो मनुष्य के मतलब जीव के भोजन पर डिपेंड करता है कि जीव खा क्या रहा है, ठीक है। उस पर कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छोटी आंत का लंबाई या छोटी आंत कितना बड़ा छोटा होगा, ये किस पर निर्भर करता है? तो यह मनुष्य के भोजन पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी का छोटी आंत बहुत बड़ा हो जाएगा और चूहा का बहुत छोटा हो जाएगा, वो उसके भोजन पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शाकाहारी जीव है उसका क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि वो क्या पचा रहा है? सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत का लंबा होना अति आवश्यक है। अगर छोटी आंत लंबा नहीं रहेगा तो सेलुलोज को पचाने में क्या होगी? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आगे है, मांस का पाचन सरल है अथवा बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। मांस को पचाना सरल है इन कंपैरिजन टू घास। तो आप देखेंगे कि घास खाने वाला जो जानवर है ना, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू शेर जो कि मांस खाता है, क्योंकि शेर को मांस को पचाने के लिए उतना बड़ा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जरूरत नहीं पड़ता है। क्षुद्रांत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। फिर एक MCQ अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन स्थल कहाँ है? या पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आपको देना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। मतलब यह कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पूरी तरह से पच जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके लिए इसको किसका हेल्प लेना पड़ता है? यकृत और अग्नाशय का हेल्प लेना पड़ता है। इससे क्या निकलता है? कुछ कुछ हार्मोन्स एंजाइम निकलते हैं जो पचाने में मदद करते हैं। अमाशय से आने वह भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अमाशय से आने वाला भोजन जो है अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइम, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है ना, वो क्या कहता है? उसे क्षारीय, इस क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। क्षारीय बनाया जाता है किससे? अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है उससे। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यकृत से पित्तरस किससे स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पित्तरस, ये बात याद रखिएगा। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी
गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुद्रांत में वसा क्या होता है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, उस जिससे उस पर एंजाइम्स का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, क्षुद्रांत में जो है ना बड़े बड़े गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है वसा, ठीक है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। पित्त लवण क्या करता है, उसे छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है, खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिससे एंजाइम का क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा जब गोला रहता है ना उसमें एंजाइम कार्य नहीं कर पाता है। यह साबुन का मैल इमल्सिफिकेशन की तरह ही है। इसे विशेष हम अध्याय 4 में कर चुके हैं। ये साबुन का जब हम अध्ययन कर रहे थे ना इमल्सिफिकेशन, उसी के बारे में कह रहा है कि उसी तरह का ये भी क्रिया है, क्योंकि बड़ा अणु पर यह कार्य नहीं कर पाता है। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्राव करता है। ये तो वही है, पेनक्रेटिक जूस कहाँ से निकलता है, तो पेनक्रियास से निकलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूछा जाएगा ट्रिप्सिन किसके पचाने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन क्या है, तो एंजाइम है। किसको पचाने का कार्य करता है, तो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन कहाँ से स्राव होता है, तो ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमल्सीकृत वसा के पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है, तो लाइपेज का उपयोग होता है, याद रखिएगा। क्षुद्रांत छोटी आंत में की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करता है। छोटी आंत जो है, क्षुद्रांत जो है, उसमें क्या होता है, भित्ति में, उसके अंदर की भित्ति में वॉल में ग्रंथि होता है जो आंत्र रस स्रावित करता है। आंत्र रस स्रावित करता है कौन करता है, छोटी आंत करता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन को अंत में किस रूप में तोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन को अंत में किस रूप में तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को अंत में अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है, प्रोटीन का खंडित रूप या यूं कहिए सरलतम रूप जो हमारे शरीर जिसको पचा पाएगा वो कौन सा है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसा को किसमें, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, भोजन पाचन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। भोजन पाचन को कौन अवशोषित कर लेता है, आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। भोजन जो पाचन हो गया उसको अवशोषित, उसका जो मतलब इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिला उसको कौन अवशोषित कर लेता है, आंत अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं जिसे दीर्घवोर्म कहते हैं। उंगली जैसा जो ये प्रवर्त पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये क्या कहता है, दीर्घरोम क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवशोषण का जो क्षेत्रफल है किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो दीर्घरोम के द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। दीर्घरोम उंगली जैसी संरचना होती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घरोम क्या है, तो एक उंगली जैसी संरचना है, कहाँ पे पाया जाता है, तो यह क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। दीर्घरोम में क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। शरीर क्या करता है, भोजन का अवशोषित कर लिया और उसको अवशोषित भोजन अब क्या करेगा, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा जिसका जरूरत है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण तथा पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। इसका कार्य क्या होता है, नया ऊर्जा का मरम्मत करना, ठीक है, नया जो मरम्मत, जो सेल टूट गया है उसका मरम्मत करना है, पुराने उत्तकों का मरम्मत करना है, नए उत्तकों का निर्माण करना है, ठीक है। इससे ऊर्जा प्राप्त करना, जो हम खाना खाते हैं उसका यही तो है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है। बिना पचा हुआ भोजन कहाँ भेज दिया जाता है, आपको आगे बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घवोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेती है। कहाँ पे होता है, क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है जल का अवशोषण हमारे बृहदांत यानी कि बड़ी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अन्य पदार्थ का गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा, जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका होना हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, उसको क्या होता है, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का
क्षेपण गुदा अवरोहिणी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका जो बाहर वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुदा अवरोधनी द्वारा किया जाता है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।